में आता है। पूरी तरीके से हमें समझना होगा थ्रोम्बोलिटिक्स क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं मिल पा रहा तभी हम थ्रोम्बोलिसिस कराते हैं। इसमें थ्रोम्बोलिसिस में डोर टू निडल मतलब ये कि हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर को तुरंत इस पर कार्रवाई करना है। 60 ईयर ओल्ड रमेश ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आए, 40 मिनट से सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा है जो कि 1 घंटे से है। रश्मि 55 ईयर ओल्ड नोन केस ऑफ CID है, गैस्ट्रिक पेन है, स्वेटिंग है। इससे हमें पता ये चल रहा है कि कंडीशन के वर्सन होते समय हमने वैसोडायलेटर दे दिया जिसके कारण पेशेंट को हाइपोटेंशन हुआ, जिसके कारण कंडीशन वर्सन हो गई है। पेशेंट प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी रूम विद इन 30 मिनट्स ऑफ चेस्ट पेन। व्हाट एडवाइस बात किया था कि 12 आवर के पहले होता है। ये टेट्राफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड मैंने आपसे कहा था ना, इस डाई को डाल करके हम सैंपल पर डालते हैं। इसके इवेंट क्या है ये हम पैथोलॉजी में पढ़ते ना। पहले क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है अगले स्टार्टिंग के 30 मिनट में। नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ST एलिवेशन MI और इसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में। पिछले लेक्चर से कोऑर्डिनेट करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ST एलिवेशन MI में क्लिनिकली हम मानते हैं ST सेगमेंट एलिवेटेड है अगर वो 1 mm से ज्यादा है और वो भी 2 या 2 से ज्यादा लगातार जो लीड्स है उनमें। जैसे अगर आपसे कहा जाए वो V1 और V6 में एलिवेशन है तो ये फॉल्टी प्रेजेंटेशन है, इस तरीके का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसे आप कुछ भी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये एलिवेशन V5 V6 में है तो आप कह सकते हैं कि ये लेटरल वॉल MI की प्रेजेंस हो सकती है। अगर आप पिछले लेक्चर से इसे कोऑर्डिनेट करेंगे सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर आपको न सिर्फ ECG के एलिवेशन बल्कि मायोकार्डियम की सेल्स मर रही हैं, कार्डियक बायोमार्कर्स के एलिवेशन से ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। कार्डियक मायोसाइट्स मारे जा रहे हैं इसलिए ये जो बायोमार्कर्स हैं उनके लेवल बढ़े हुए रहेंगे। ये रेड इन्फार्क्ट कहलाता है, जबकि आप नॉन ST एलिवेटेड MI को व्हाइट इन्फार्क्ट कहते हैं। व्हाइट इन्फार्क्ट इसलिए क्योंकि वहां पर लॉजिकली आप सोचें, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स जमा हो रहे थे और अभी कोआगुलेशन कैस्केड चालू हुआ था। क्या कोआगुलेशन कैस्केड अभी चालू हुआ था, तो कोआगुलेशन कैस्केड पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, रेड इन्फार्क्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्लेटलेट्स इकट्ठे हो गए हैं, फाइब्रिन भी आकर के डिपॉजिट हो गई है, इसीलिए थ्रोम्बस पूरी तरीके से बन गया है। इसीलिए हमें फाइब्रिन को यहाँ डिसॉल्व करना होगा, थ्रोम्बस को हमें डिसॉल्व करना होगा। तो एलिवेटेड कार्डियो बायोमार्कर्स रेड इन्फार्क्ट जो कहा जाता है क्योंकि यहाँ फाइब्रिन का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है और इसीलिए फाइब्रिनोलिटिक्स या थ्रोम्बोलिटिक्स का हमें इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझ में आता है। पूरी तरीके से हमें समझना होगा थ्रोम्बोलिटिक्स क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं। तो इसके लिए आप जानते हैं ना, जो पूरा का पूरा कोआगुलेशन कैस्केड होता है उसका टारगेट क्या होता है? उसका टारगेट होता है थ्रोम्बस का डेवलपमेंट करना। थ्रोम्बस में होता क्या है, प्लेटलेट्स आते हैं और फाइब्रिन का डिपोजिशन होता है। जब उसे डिसॉल्व करना होता है तो बॉडी नेचुरली थोड़े दिनों बाद उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करती है। हम यहाँ फार्माकोलॉजिकली उसे डिसॉल्व करना चाहते हैं। याद है हमने पिछले लेक्चर में इस पे बात किया, तो इसमें हम ये नेचुरल जो एंटी क्लॉटिंग प्रोसेस है, फाइब्रिनोलिटिक जो मैकेनिज्म है, उसी को हम मेडिकली यहाँ पर अपनाने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं जो क्लॉट वहां बन गया उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। तो थ्रोम्बोलिटिक्स जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसी के जैसा हम यहाँ काम करते हैं। आप जानते हैं प्लाज्मिनोजन जब प्लाज्मिन में बदलता है तो ये फाइब्रिन के थ्रेड को, फाइब्रिन के जो फाइबर्स होते हैं उनको ब्रेक करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हम देते हैं। कौन सा? रेटेप्लेज, एल्टेप्लेज, टेनेक्टेप्लेज, ये सारे मेडिकेशंस आते हैं जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में बदलते हैं। जब प्लाज्मिन बन जाएगा तो फिर फाइब्रिन अपने डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स में बदल जाएगा। तो इस तरीके से फाइब्रिनोलिटिक प्रोसेस चलती है। अच्छा हो कि हम इसको जो यहाँ पर जो थ्रोम्बस बना हुआ रहता है उसको परक्यूटेनियस इंटरवेंशन से तोड़ दें, यानी एंजियोप्लास्टी से तोड़ें। लेकिन अगर वो प्रोसेस मिल नहीं पा रहा है, कैथ लैब की फैसिलिटी नहीं है, हम उसे फोर्सफुली नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो क्लॉट को डिसॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा लेस एफिशिएंट प्रोसेस है, लेकिन करें तो करें क्या, हमारे पास यही एक तरीका होता है दूर दराज के गाँव में। तो वहां पर हम कॉमनली दे सकते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज के प्रिपरेशन, या फिर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जैसे एल्टिप्लेज, रेटेप्लेज, इस तरीके के मेडिकेशन। अभी हमने आपसे कहा ना, रेटेप्लेज, एल्टिप्लेज या टेनेक्टाप्लेज जैसे मेडिकेशंस दिए जा सकते हैं। अब थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स होते क्या हैं, ये डिसॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें पता है।
ये धीरे धीरे काम करते हैं, इसलिए रीओपनिंग में लेट लगता है, इसीलिए जो एंजियोप्लास्टी होती है ज्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन करें तो करें क्या, कुछ ज्यादा होता नहीं हमारे पास गाँव में, दूर दराज के रिमोट एरियाज में, तो हम थ्रोम्बोलिटिक्स में यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के तौर पर एल्टेप्लेज, रेटेप्लेज या टेनेक्टेप्लेज जैसे मेडिकेशंस दे सकते हैं। FMG 20 में पूछा गया क्वेश्चन, ए पेशेंट डाइड ऑफ MI एंड हिज हार्ट was taken out and immersed in a solution. The normal area turned brick red while infarcted area turned white. Which of the following likely a solution? ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर मायोकार्डियम कहीं पर डेड होती है तो वो व्हाइट हो जाती है और रिमेनिंग जो लाइव एरिया होते हैं, जो हेल्दी एरिया होते हैं, वो रेड रहते हैं, और जो इन्फेक्टेड एरिया होती है वो व्हाइट रहती है। इस तरीके का जो चेक करने का तरीका पोस्टमार्टम फाइंडिंग में वो किस सोल्यूशन से करते हैं? ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ये याद रखने वाली चीज है, इस पर सवाल एक बार FMG में पूछा गया है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड बात थी। अगर बात करें थ्रोम्बोलिसिस का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि आप थ्रोम्बस को डिसॉल्व कर रहे हैं, संभव है कोई वेसल ही वहीं पर रप्चर करके वो ब्लीड करने लगे। अब कई बार ऐसा होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज जो सामान्य तौर पर दिया जाता है उसका आवश्यकता से ज्यादा डोज हो जाए तो एंटीडोट है क्या हमारे पास? बिल्कुल है, हमारे पास एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड एक इसका एंटीडोट अवेलेबल है। ये फार्मा का सवाल है कि अगर ओवरडोज हो जाए, क्या अगर ओवरडोज हो जाए स्ट्रेप्टोकाइनेज का, तो हमारे पास एंटीडोट्स क्या होते हैं? एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। बाकी सारी चीजें हमने इमेटोलॉजी में डिस्कस कर रखा है, कैसे कोआगुलेशन कैस्केड को कंट्रोल करते, कैसे हम प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कंट्रोल करते हैं, कैसे डिसॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। थ्रोम्बोलिसिस तब नहीं करते हैं अगर जल्दी ही कोई रिसेंटली कोई स्ट्रोक हुआ हो, 3 महीने के भीतर भीतर पेशेंट का प्लेटलेट बहुत कम हो तो भी हम थ्रोम्बोलिटिक्स नहीं देते हैं। अगर पेशेंट के क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हैं जिसके कारण APTT बढ़ा हुआ है, PTP INR का रेशियो बढ़ा हुआ है, जो कि इनडायरेक्टली क्या बता रहा है कि पेशेंट के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो है नहीं, कम है, तो ऐसे मामले में दिक्कत हो सकती है। पेशेंट अगर इंस्टेबल है, प्रिंजमेटल एंजाइना का है या नॉन ST एलिवेशन MI का पेशेंट है, तो भी हमें थोड़ा सा थ्रोम्बोलिसिस करते समय ये बिल्कुल भी प्रक्रिया नहीं अपनानी होती है, क्योंकि अनस्टेबल एंजाइना हो चाहे नॉन ST एलिवेशन का मामला हो। पहला और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या दर्शाता है दोस्तों? अभी थ्रोम्बस बना ही नहीं है तो डिसॉल्व क्यों करना? अगर आप जबरदस्ती कोशिश करो एम्बोलाई बन सकता है, समझ रहे हैं ना, तो उस समय नहीं करना होता। प्रिंजमेटल तो आपको पता है वैसोस्पाज्म की वजह से होने वाला एंजाइना होता है, तो वहां पर भी हम नहीं देते। कुछ और चीजें जहां पर थ्रोम्बोलिसिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, एओर्टिक डायसेक्शन हो गया हो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया हो, AV एन्यूरिज्म हो या फिर कोई मेजर वैस्कुलर कोई सर्जरी हुई हो, तो हम थ्रोम्बोलिसिस को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। एक चीज और कि आप जब कभी मायोकार्डियल इंफार्क्शन को देखने का प्रयास करते हैं, कल्पना करें हमारे पास ये सेप्टल कोई मायोकार्डियल इंफार्क्शन की बात है जहां पर ये बढ़ा हुआ है। क्या अगर कोई चीज बढ़ी हुई जैसे ST सेगमेंट का एलिवेशन है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, कल्पना करें लीड 3, तो उसमें क्या मिलता है? डिप्रेशन मिलता है। अभी मैं इस चीज को आपको जस्टिफाई करने का प्रयास करूंगा। क्या अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा? ये होता है इंफीरियर वॉल MI, जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी की वजह से हो। अगर कभी भी यहाँ पर MI होता है दोस्तों, यहाँ MI होता है तो यहाँ एलिवेशन मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? एलिवेशन। और इसका रेसिप्रोकल जो लीड्स होते हैं, जो लेटरल वॉल में जो लीड्स होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट जो यहाँ लीड लगाई जाती है, वो लीड डिप्रेशन दिखाती है, ST सेगमेंट का डिप्रेशन दिखाते हैं। तो यही बात कही जाती है, रेसिप्रोकल में डिप्रेशन होता है, यहाँ एलिवेशन होगा। ये राइट कोरोनरी आर्टरी की वजह से इंफीरियर वॉल पर जो MI डेवलप हो रहा है दोस्तों, इसमें लीड कौन कौन से होता है? लीड 2, लीड 3 और कौन सा होता है? AVF होता है, फुट वाला AVF है ना। तो ये सारे इसमें दिखते हैं। जबकि यहाँ पर ST सेगमेंट का जो डिप्रेशन देखने को मिलता है अपोजिट वाले में, लेटरल वाले में, वो कौन सा होता है? लीड 1। और कौन सा दोस्तों? लीड 1 हो सकता है या फिर AVL हो सकता है। AVL लेटरल से AVL ऐसे याद कर लीजिएगा। तो AVL और 1 में यहाँ डिप्रेशन मिलेगा, यहाँ पर एलिवेशन मिलता है। इस तरीके से रेसिप्रोकल चेंजेस का इंपॉर्टेंस होता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन को देखते समय इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। एक बात और, जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है, पहले भी बात हो चुकी है, राइट कोरोनरी आर्टरी जो यहाँ पर ब्रांचेस देती है, मैक्सिमम मामलों में राइट वेंट्रिकल को यही देता है, AV नोड को भी यही देता है, SA नोड को भी यही देता है। इसके कारण अगर यहाँ पर मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है दोस्तों, अगर ये मारे जाते हैं तो इसके कारण क्या होगा? आप कल्पना करें यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया होने का रिस्क रहेगा, क्योंकि ये जो
पेसमेकर्स है वो खत्म हो जाते हैं, तो इसके कारण होगा क्या, ब्रेडिकार्डिया का रिस्क होता है। ये भी रिस्क है वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो जाए, क्योंकि एट्रिया पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर ये मारे जाएंगे तो फिर वेंट्रिकल एरिथमिया हो सकता है। ये पूरा का पूरा जो सप्लाई है वो यहाँ के रीजन में जो इंफीरियर वॉल एमआई होता है, जिसको आप लीड 2, 3 और एवीएफ में देखने की कोशिश करते हुए, अगर मैं आपसे कहूँ जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है दोस्तों, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी ये एक सर्कमफ्लेक्स ब्रांच देती है, जो कि ध्यान से रखिएगा समझ में, यहाँ कोलेट्रल सप्लाई बहुत सारा रखती है और इसके कारण यहाँ पर आपको बहुत कम मायोकार्डियल इंफार्क्शन का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कोलेट्रल सप्लाई होती है। यहाँ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की बात हम कर चुके हैं। यहाँ इस रीजन में क्या होता है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क इसी में होता है। जो पेशेंट आपके पास आते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को लेकर के, वो मैक्सिमम मामलों में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। मैंने आपसे कहा राइट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांचेस को समझें। इसमें क्या था, एसए नोड की ब्रांच, एवी नोड की ब्रांच और ये जो इधर नीचे की ओर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये इंफीरियर वॉल एमआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको मैंने बता रखा है इंफीरियर वॉल की एमआई को देखना है तो लीड 2 में देखिए, लीड 3 में देखिए, एवीएफ में देखिए। इनमें क्या मिलेगा, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और जब आप राइट वेंट्रिकुलर इस्चीमिया देखना चाहते हैं दोस्तों, तो ये राइट वेंट्रिकुलर इस्चीमिया को हम V1 से V6 में मिरर पोजीशन में देखने की कोशिश करें। इसको भी ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अब इसको समझिए सेप्टम के लेवल पर, ये आगे की ओर, ये देखिए सेप्टम इस्चीमिया है दोस्तों, ये सेप्टल इस्चीमिया है, तो V2 V3 है। अगर आपसे कहा जाए कि ये एंटीरियर वॉल एमआई को कहां से कहां तक दे सकते हैं, तो V2 V3 V4 वाले लीड्स में हम एंटीरियर वॉल एमआई को देखते हैं। अगर कोई कहे लेटरल वॉल एमआई उधर की ओर, तो V5 V6 में होता है। समझ गए आप? तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। आप देखिए लेटरल वॉल की जो इस्चीमिया होती है ना, V5 V6 मैंने आपको बताया, इसके अलावा एवीएल में, इसके अलावा लीड 1 में, तो इतने सारे में आपको लेटरल वॉल इस्चीमिया देखने को मिल जाता है। सामान्य तौर पर लेटरल वॉल की इस्चीमिया कम होती है, क्योंकि ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के द्वारा इसकी ब्लड की सप्लाई होती है, इसमें कोलेट्रल्स अवेलेबल होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ एंटीरियर वॉल के इस्चीमिया की बात, तो यहाँ पर बेसिकली V3 V4 की बात करते हैं, V1 V2 भी ले सकते हैं। एंटीरियर वॉल की एमआई को देखना है तो आप V2 V3 V4 को ले सकते, ठीक बात। अगर मैं कहूँ सेप्टम की बात, सेप्टम को प्रॉपर्ली सेप्टम को इन्वॉल्व करने की बात दोस्तों, तो ये V1 V2 की मदद से हम यहाँ पर देख पाते हैं। V1 V2 की मदद से हम इसे देख पाते हैं। तो आपको पता है ना, एक आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और एक वर्टिकल एक्सिस में इमेज देखने में हमें मदद मिलती है। वर्टिकल एक्सिस में हम देखते हैं AVR, AVL और AVF के द्वारा। इसके अलावा लीड 1, लीड 2, लीड 3 के द्वारा। ये सारे के सारे हैं क्या, ये वर्टिकल एक्सिस में हमें देखने में मदद करते हैं कार्डियक मसल्स के एक्शन। अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर देखना चाहते हैं, पूरे का पूरा कवरेज चाहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को भी देखना होगा, और इसके लिए V1 से लेकर V6 तक होता है। V1, V2, V3, V5, V6, तो ये होते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये कौन से हैं, वर्टिकल। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ECG की फिल्म पर कैसे हम इसके बारे में पता लगाते हैं। तो आप लेटरल वॉल के लेवल पर देखें तो यहाँ पर क्या होता है, वर्टिकली जो लीड्स होते हैं 1 और AVL, ये हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में बताने वाला V5 V6, ये हमारी मदद करता है। अगर आप एंटीरियर वॉल की एमआई को देखना चाहते हैं तो V1 से लेकर V4 तक कह सकते हैं मोटे तौर। अगर आप सेप्टम की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसको ग्रीन कलर से दिखाया गया, ये V1 से V2 के बारे में, V1 और V2 से आप सेप्टम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई है। अगर मैं आपसे कहूं इंफीरियर वॉल एमआई की बात, तो इंफीरियर वॉल एमआई, ये देखिए निचले साइड पर, ये होता है आपका इंफीरियर वॉल एमआई की घटना। इंफीरियर वॉल एमआई के मामलों में आप क्या देखते हैं और क्या देखते हैं, इंफीरियर वॉल एमआई ये राइट कॉर्नरी आर्टरी के द्वारा अपनी ब्लड की सप्लाई देता है दोस्तों, और ये राइट कॉर्नरी आर्टरी के थ्रू आप जब देखते हैं तो लीड 2, 3 और AVF में इसके इफेक्ट को देखते हैं। कहाँ, 2, 3 और AVF में इसके इफेक्ट को देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं इंटीरियर को, तो इंटीरियर को देखने के लिए V1 से V4 तक देखिए, जिसको मैंने ऑरेंज कलर से आपको दर्शाया है। अगर आप सर्कमफ्लेक्स का देखना चाहते हैं तो 1 को देखिए, AVL को देखिए, V5 V6 को देखिए। ये तो हो गए आपके सीधे सीधे असर। अगर मैं आपसे कहूँ
इंफीरियर का मामला है तो इंफीरियर में ये लीड देखेंगे और इसका रेसिप्रोकल किस में देखेंगे, इसका रेसिप्रोकल देखेंगे लीड 1 और एवीएल में, याद रहेगा। तो इस तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम मामले हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के ही होते हैं और इसके लिए हम V1, V2, V3, V4 में देखने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखिए, आपको पता है ना इंफीरियर लीड इसमें क्या होता है, इंफीरियर लीड के द्वारा आप इसके बारे में पता करते हैं और इसमें राइट कॉर्नरी आर्टरी जो सप्लाई देती है वो पोस्टीरियर साइड से इसमें सप्लाई देती है, आपको पता है राइट कॉर्नरी आर्टरी। इसके रेसिप्रोकल चेंजेस हमें एंटीरियर लीड्स में देखने को मिलता है, लीड 1 और AVL में देखने को मिलता है। इसमें राइट कॉर्नरी आर्टरी से जो सप्लाइड रीजन होते हैं उनके द्वारा राइट कॉर्नरी आर्टरी से सप्लाइड जो मामले होते हैं उनमें क्या समस्या होती है दोस्तों, ये राइट साइड को सप्लाई करते हैं, इसलिए बीपी ब्लड प्रेशर पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमें हाइपोटेंशन का रिस्क लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करने वालों में होता है। ये जो हाइपोटेंशन की समस्या होती है लेफ्ट वेंट्रिकल वालों में होती है, राइट वेंट्रिकल वालों में कम होती है, समझ गए। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बीपी के डाउन होने का जो कारण होता है, संभव है उसके वेंट्रिकल्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो रहा हो। हार्ट रेट स्लो होता है, ये चीज आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या होती है ये राइट कॉर्नरी आर्टरी में, वो बीपी का नहीं होता है। यहाँ पर बीपी डाउन नहीं जाती, यहाँ हार्ट रेट स्लो होता है। क्या होता है दोस्तों, हार्ट रेट स्लो होता है। यहाँ पर राइट कॉर्नरी आर्टरी वाला बंदा जो आएगा ना वो ब्रैडीकार्डियक आएगा, जबकि लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी वाली जो ब्रांचेस होती जिसमें मैंने लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की बात किया था, यहाँ जो बंदा आएगा वो आपसे कहेगा हाइपोटेंशन वाली चीजें, जिसमें हाइपोटेंशन से संबंधित हो, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल का इन्फेक्शन हो जाता है, इसके कारण यहाँ ये सारी चीजें संभावित होती हैं। यहाँ पर हाइपोटेंशन नहीं होगा, उसके रिस्क कम होते हैं, हार्ट रेट स्लो होने का होता है क्योंकि एसी नोड इन्वॉल्व होने का रिस्क होता है। अब चूंकि यहाँ पर आपको समस्या होती है तो इसमें हार्ट रेट स्लो होता है, हार्ट रेट को बढ़ाने का और इजेक्शन को बेहतर करने का हमारे पास रास्ता क्या होता है, हम यहाँ पर आईवी फ्लूइड का रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं और इसीलिए हम यहाँ प्रीलोड को बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेच को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इसमें हम फ्लूइड देते हैं। ये फ्लूइड रिस्पॉन्सिव होता है राइट साइड। लेफ्ट साइड वाले में हम फ्लूइड नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समस्या ये होती है कि आप आईवी फ्लूइड देंगे तो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। यहाँ पर हम आयनोट्रॉप्स देते हैं, आपने सुना होगा हार्ट फेल हो जाता है। तो एक्चुअल में जो हार्ट फेल होता है वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की वजह से, लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड वेसल्स के समस्या के होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ पर ये मायोसाइट्स मारे जा चुके हैं, जिसके कारण वो पंप नहीं कर पा रहा। तो हम आयनोट्रॉप्स देकर के कंडीशन को बेहतर करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया है। आगे जब हम हार्ट फेलियर में बात करेंगे तो इसकी बात होगी, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल मारा गया है ना, इसके कारण पंप नहीं कर पा रहे, इसके कारण आप पंप करने के लिए जबरदस्ती आयनोट्रॉप्स देंगे, ठीक बात। यहाँ पर सडन कार्डियक डेथ का रिस्क रहता है और यहाँ प्रोग्नोसिस बहुत बुरी रहती है। इसमें कंपैरेटिवली देखा जाए राइट साइड वाले में तो राइट वेंट्रिकल का मरने की बात देखी जाती है और इसमें थोड़ी कोशिश ये की जाती है फ्लूइड दे करके स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि आप जानते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है फ्लूइड पर डिपेंड करता है। फ्लूइड देते हैं, इसमें फ्लूइड देते हैं, इसमें फ्लूइड नहीं देते हैं, याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीट में पूछा गया क्वेश्चन, पूछा गया पेशेंट बिकम्स हाइपोटेंसिव फॉलोइंग थ्रोम्बोलिसिस, ओके, फॉर एन इंफीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ओके। तो कह रहे हैं कि हाइपोटेंसिव हो गया पेशेंट थ्रोम्बोलिसिस के बाद, और वो भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहां पर, इंफीरियर वॉल का। इंफीरियर वॉल का मतलब क्या, राइट वेंट्रिकल का इन्फेक्शन हुआ है। राइट वेंट्रिकल के इन्फेक्शन में हम शुरुआती मामलों में करते क्या है दोस्तों, बताइए ना, आईवी फ्लूइड देते हैं। जबकि ये जो नॉर एड्रेनालिन जैसे एनोट्रॉप्स देने की बात हो रही है या आईवी डोब्यूटामिन देने की बात हो रही है, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर के मामलों में देते हैं, समझ गए ना। एनोट्रॉप्स जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, फ्लूइड जो देते हैं हम राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर में। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मोस्ट लाइकली अकर, वो कौन सा था, एंट्रोलैटरल वॉल ऑफ द हार्ट, और उस दौरान आपको पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स देखने को मिलते हैं, जो पुराना 1 दिन 2 दिन या उससे पुराना कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उसके बारे में जानकारी देता है। और एंट्रोलैटरल वाले साइड में देखना हो तो एक तो आप V5 V6 में देख सकते हो, V4 से लेके V6 या V4 V5 V6 या V5 V6 में। इसके अलावा लीड नंबर 1 और AVL में देख सकते हैं, याद रहेगा, L फॉर लैटरल, ऐसे आप याद रखें। चलिए अब हम बात करते हैं ST
एलिवेशन इज पॉसिबल मेनी अदर कॉजेज एक्सेप्ट। तो एक्शन में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें एसटी सेगमेंट बढ़ सकता है, एलिवेट कर सकता है, जैसे अर्ली रिपोलराइजेशन वेरिएंट के मामलों में, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म का मामला हो, और यहाँ पर फ्रिंज मेटल एंजाइना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। फ्रिंज मेटल एंजाइना में भी एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होता है और ये सडन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन आपको होता है ना, वैसोस्पाज्म की वजह से होता है। वैसोस्पाज्म और वैसोस्पाज्म की वजह से फ्रिंज मेटल एंजाइना होता है, इसमें भी एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो। अब यहाँ पर देखा जाए तो अर्ली रिपोलराइजेशन वेरिएंट्स में भी एसटी सेगमेंट एलिवेट कर सकता है, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म में भी एसटी सेगमेंट एलिवेट कर सकता है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस का मामला नहीं। अब यहाँ पर एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का मामला जब होता है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में एसटी सेगमेंट एलिवेट नहीं करता है, एलिवेट करता है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में एसटी सेगमेंट एलिवेट करता है, कंस्ट्रक्टिव में नहीं करता, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें पोजिशनली जब पेशेंट करेगा, जब पोजीशन बदलता बहुत बुरी तरह पेन होता है। क्यों? हार्ट की बाहरी लेयर में इन्फ्लामेशन है। एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होता है, लेकिन वो एलिवेशन कॉन्वेक्स नहीं होता। आप सामान्य तौर पर क्या देखते हैं, जे पॉइंट होता है, जे पॉइंट के बाद कॉन्वेक्सिटी देखते हैं। ये होता है एसटी सेगमेंट के एलिवेशन की एमआई के मामलों में, एसटी की एमआई के मामलों में यही आप पाते। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए, ये होता है आपके पास एक डिप्रेशन सा, ये कॉनकेव होता है एसटी सेगमेंट का एलिवेशन, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर प्रॉपर एकदम कॉनकेव दिखता है। और इसमें लगभग एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के मामले में सारे लीड्स में आपको एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिलेगा, जबकि एमआई के मामलों में क्या होता है, कुछ लीड्स इन्वॉल्व होंगे जो एलिवेशन के साथ होंगे और जो उनका रेसिप्रोकल होता है उसमें डिप्रेशन मिलता है, ये चीज होती है। यहाँ पर क्या, एलिवेशन सारे लीड्स में होता है, यहाँ पर कोई रेसिप्रोकल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस थोड़ा डिफरेंट। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में एसटी सेगमेंट का एलिवेशन नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। एसटी सेगमेंट का एलिवेशन कहाँ हो सकता है, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन पिछले लेक्चर में बात हुई थी, हाइपरकैलेमिया, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, अर्ली रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एन्यूरिज्मल changes in left ventricle, thrombotic occlusion, inflammation, पेरिकार्डाइटिस का मामला हो, और वो भी एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, हाइपोथर्मिया का मामला, न्यूरोजेनिक सडन कार्डियक डेथ के मामलों में भी एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो सकता है। तो एलिवेशंस के कोड से इसे याद कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ शब्द को हटा देते हैं ज्यादा स्ट्रेस से बचने के लिए। एलिवेशन को याद रखिए, इसमें भी हम इसको हटा देते हैं, न्यूरोजेनिक को भी हटा देते हैं, इतने को सिर्फ याद रख, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है जो कि बताता है मायोकार्डियम की डेथ हुई है। मैंने आपको कहा इसमें रेसिप्रोकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, ये चीज जानकारी में है, और आपको इसके मैनेजमेंट के लिए बहुत ही एग्रेसिवली काम करना होता है। एसटी सेगमेंट का एलिवेशन जब होता है तो हम तुरंत पीसीआई करने की कोशिश होते हैं। प्रेफरेंस क्या होता है, पीसीआई करना है, पीसीआई यानी इन कैथ लैब। हमें कहाँ करना होता है दोस्तों इसको, कैथ लैब में। कहाँ, कैथ लैब में। लेकिन हर जगह कैथ लैब की फैसिलिटी होती नहीं है, तो हम करेंगे क्या, हम फिर उस थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो उतना एफिशिएंट नहीं होता। कोशिश तो ये चाहिए फोर्स से जाएं, एंजियोप्लास्टी करें, तोड़ें, स्टेंट लगाएं। नहीं पॉसिबल है, फिर हम क्या करेंगे, पेरिफेरल सेंटर पर जहां पीसीआई अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हमें ये देखना होता है 12 घंटे से पहले अगर पेशेंट आया हुआ है, यानी बहुत जल्दी आ गया है, और हमारे पास पीसीआई की फैसिलिटी तक पहुंचने में भी 2 घंटा लग जाएगा, मेरी बात समझ। तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए, थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने वाली मेडिसिन दे करके पीसीआई के लिए भेज देना चाहिए। मतलब ये कि पर्सन अपने गांव से आया, विलेज से आने के बाद वो सिटी में पहुंचा, लेकिन वहां पर भी कैथ लैब नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर कैथ लैब की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये इंश्योर होते ही डॉक्टर सबसे पहले थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने वाले मेडिकेशन देकर के भेज देगा, जल्दी से पहुंचो और पीसीआई करा लो, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अगर हायर सेंटर यानी कैथ लैब जहां पीसीआई की फैसिलिटी है वो 2 घंटा से पहले ही पहुंच जाएगा, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर वहां पर पर्सन, बात समझिएगा, यहाँ पर पर्सन 2 घंटे के पहले पहुंच जाएगा, ठीक है, और उस दौरान हम क्या करेंगे, उस दौरान हम उस पर्सन को भेजने की कोशिश करते हैं, तो भी हम पेशेंट को फिर जल्दी से रेफर कर देते हैं। बेसिक मेडिकेशंस दे करके पेशेंट को यहाँ पर हम रेफर कर देते हैं।
यहाँ पर ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हमें कैथ लैब तक पहुंचने में समय ज्यादा लग रहा है, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो इसमें हम बहुत लंबा टाइम नहीं खींच सकते हैं। अगर हमें कैथ लैब तक पहुंचने में समय पेशेंट का ज्यादा लग रहा है, ध्यान से समझ लिए 2 घंटा लग जाएगा, तब तक कुछ बुरा हाल ना हो जाए, इसलिए तुरंत एज ए डॉक्टर हम क्या करेंगे, थ्रोम्बोलिसिस करा करके फिर हम उसे भेजेंगे, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है। और टोटल पेशेंट की यह सिम्टम हुए अभी 12 घंटे से कम का समय है। यानी रात में शुरू हुआ था, पेशेंट 2 बजे के आसपास आ गया, 2 बजे के आसपास आया, लेकिन लग रहा है कि कैथ लैब तक वो 5 बजे पहुंचेगा। मेरी बात समझ रहे ना, रात के 9 बजे स्टार्ट हुआ, या मान लीजिए 8 बजे स्टार्ट हुआ चेस्ट पेन। हॉस्पिटल में पहली बार वो 12 बजे आया, 12 बजे से लग रहा है कि अगले 2-3 घंटे लग जाएंगे, और आगे जाने पर कैथ लैब तक तुरंत हम क्या करेंगे, 3 घंटे और लग रहे हैं। 12 घंटा से पहले सिम्टम लेकर के पेशेंट आया, 2 घंटे से ज्यादा समय अभी हॉस्पिटल पहुंचने में लगेगा कैथ लैब वाले में, तो डॉक्टर क्या करेंगे, तुरंत पहले उसका थ्रोम्बोलिसिस करा देंगे, कहेंगे टाइम ज्यादा खींच रहा है, इसलिए पहले ये करा करके तब हम उसको हॉस्पिटल के लिए भेज। अगर ये है कि नहीं, डॉक्टर से बात हो गई और लग रहा है कि भाई 12 बजे पेशेंट पहुंचा है और 1-1.5 घंटे में कैथ लैब पहुंच जाएगा, तो थ्रोम्बोलिसिस उस समय हम नहीं करते हैं। उस समय हम थ्रोम्बोलिसिस नहीं करते, उस समय हम कहते हैं भाई हॉस्पिटल पहुंच करके वहीं जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि इसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, ब्लीडिंग का रिस्क होता है। तो करना ये चाहिए, पीसीआई को ज्यादा प्रीफर करते हैं हम, और इसमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पेशेंट पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचते ही अब वहां तुरंत काम शुरू हो जाना चाहिए, डॉक्टर तुरंत अवेलेबल हो जाना चाहिए, और 90 मिनट के पहले हमें यहाँ पर एंजियोप्लास्टी कंप्लीट कर देनी चाहिए। यहाँ पर सिम्टम ऑफ ऑनसेट 12 घंटे से पहले ये करते हैं। कुछ मामलों में अगर चाहें तो हम 24 घंटे के पहले भी ट्राई कर सकते हैं। आइडियली 12 घंटा ही कट ऑफ माइन आ जाता है। अगर लग रहा है कि नहीं, पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है, अभी 3-4 घंटे और लगेंगे, है ना, और 12 घंटे के भीतर पेशेंट आ गया है और लग रहा है 2-3 घंटे और लग सकते हैं, तो हम पहले उसको थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। थ्रोम्बोलिसिस का मतलब ये कि अभी पीसीआई की फैसिलिटी नहीं है, तब हम थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, और उस दौरान और जल्दी तुरंत नीडल लगाइए, तुरंत आधे घंटे के भीतर वो शुरू कर दीजिए। यहाँ पर भी 12 घंटे का ही कट ऑफ होता है। उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझ पा रहे हैं। 12 घंटे से पहले आप पीसीआई कराने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं मिल पा रहा, तभी हम थ्रोम्बोलिसिस कराते हैं। इसमें थ्रोम्बोलिसिस में डोर टू निडल, मतलब ये कि हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर को तुरंत इस पर कार्रवाई करना है और 30 मिनट के भीतर कर डालना। अगर पेशेंट पीसीआई वाली फैसिलिटी कैथ लैब तक पहुंच जा रहा है, तब तो वहां 90 मिनट के पहले उसको जल्दी से डॉक्टर कंप्लीट करे। उम्मीद करता हूं आप केस सिनेरियो समझ पा रहे हैं। अगर 12 घंटे के बाद पेशेंट पहुंच रहा है, अब तो मायोकार्डियम मर चुके हो, है ना, नहीं समझ पा रहे हैं, हुआ क्या होगा, ब्लॉकेज की वजह से आसपास के सेल्स मर चुके होंगे, जो नुकसान होना होगा हो चुका होगा, तो अब करेंगे क्या। अब हमें देखना होता है चेस्ट पेन क्या अभी भी बचा हुआ है। चेस्ट पेन का होना एक अच्छा साइन है, क्योंकि ये लाइव मायोकार्डियम के बारे में आइडिया देता है। अगर चेस्ट पेन नहीं है, इसका मतलब अब पेशेंट के मायोकार्डियम मर चुके हैं, अब वो दर्द भी नहीं दिखा रहे हैं। दर्द नहीं दिखा रहे, इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल पेशेंट हो चुका है, जो भी नुकसान होना था हो चुका। अब मेडिकली इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, हार्ट फेलियर के इस कंडीशन को। तो केस स्टडी देखते हैं। एक 60 ईयर ओल्ड राकेश हैं, जो कि नोन केस हैं डायबिटीज मेलिटस और हाइपरटेंशन के 10 सालों से। वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं बिकॉज ऑफ क्रशिंग सब स्टर्नल पेन फॉर द पास्ट 45 मिनट। पिछले 45 मिनट से उनको सब स्टर्नल चेस्ट पेन हो रहा है, और वो एस्प्रिन का स्टैट डोज ले चुके हैं। चूंकि एमआई है, इसलिए देखिए नाइट्रोग्लिसरीन भी उनको राहत नहीं दे रहा है। स्टेबल होता ना, स्टेबल एंजाइना, तो राहत मिल जाती। अनस्टेबल में भी राहत मिलने की गुंजाइश रहती है, लेकिन ये इन्फेक्शन तक पहुंच चुका है। उनका टेम्परेचर ठीक है, पल्स भी ठीक है, रेस्पिरेटरी ठीक है, बीपी देखिए राइज किए हुए हैं। पेशेंट डायफोरिक है, उनका एसटी सेगमेंट एलिवेशन आपको देखने को मिल रहा है। एंटीरियर वॉल एमआई है, देखिए ना, V1 V2 V3 एंटीरियर वॉल एमआई का ये मामला है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट मैनेजमेंट। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, हम परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन ही करने की कोशिश करते हैं। कैथ लैब प्रेजेंट हो तो, अगर लगता नहीं है तभी हम ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या हिपैरिन या इस तरीके की मेडिकेशन देने की कोशिश। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक अर्जेंट मैनेजमेंट का तरीका। इसमें फाइब्रिन को डिसॉल्व करना, परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन, ये 2 हमारे पास तरीके होते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाइपरटेंशन है, जो कि बहुत ही हाई है, तो इस समय हम कैथ लैब में ही इस काम को करेंगे, एंजियोप्लास्टी ही करेंगे। यहाँ पर फाइब्रिनोलिटिक मेडिकेशन देने पर ब्लीडिंग का रिस्क, इसीलिए हम उससे बचते हैं। आईवी हिपैरिन, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये आईवी हिपैरिन, ये क्या टीपीए जो एक्टिवेटर होते हैं वो फाइब्रिनोलिटिक होते हैं। हिपैरिन एंटीकोआगुलेंट, आप जानते हैं एंटीकोआगुलेंट, कोआगुलेशन कैस्केड को रोकता है।
और टीपीए क्या करता है दोस्तों, टीपीए जो होता है फाइब्रिन को तोड़ता है, हिपैरिन एंटीकोआगुलेंट होता है, और यहाँ पर ये दोनों ही काम नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट हाइपरटेंशन की वजह से। टीपीए नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करेंगे। अब रिपीट ईसीजी, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ क्लियर कट आपको पता है एसटी सेगमेंट का एलिवेशन है, बहुत ज्यादा समय लगा देंगे, पेशेंट की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो सकती। ट्रोपोनिन टी का लेवल चेक करना, तो ये ट्रोपोनिन टी का लेवल हम तब पता लगाते हैं जब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के लेवल को क्लासिफाई करना हो। वो सारी चीजें अब यहाँ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है एक्यूट एमआई के मामलों में एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, टी वेव का बढ़ना, ये पहले आप देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं ना, ये शुरुआती चेंजेस होते हैं। उसके बाद क्या होता है, एसटी सेगमेंट बढ़ने लगता है, फिर क्या होता है, क्यू वेव्स फॉर्म होने लगते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। तो ये कुछ भी अगर है और विद एलिवेटेड कार्डियक मार्कर आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, तुरंत आप STEMI समझते हुए आप ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो एलिवेशन होता है कुछ इस तरीके का होता है, ये J पॉइंट एक मिलता है, ये कॉन्वेक्स शेप का एलिवेशन होना चाहिए, डिफ्यूज नहीं होना चाहिए, डिफ्यूज नहीं होना चाहिए। किसी खास ब्लड वेसल के साथ, किसी खास ब्लड वेसल राइट कोरोनरी आर्टरी का अगर टेरिटरी है, आपको पिछले कई सारे लेक्चर से बात हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, लीड 2 लीड 3 AVF का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, इंफीरियर वॉल MI के बारे में आइडिया लग जाएगा। इसके रेसिप्रोकल लीड्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे लीड 1 AVL में आपको डिप्रेशन देखने को। आपको ये भी पता है 6 से 7 घंटे के बाद धीरे धीरे क्या होता है, टी वेव का इन्वर्जन और क्यू वेव्स का प्रेजेंस आपको मिलने लगेगा। देखिए ना, यहाँ पर क्या क्यू वेव जो था अब पुराना MI हो चुका है, उसकी आइडिया हमें देने लगता है। तो ये चीज पता होना चाहिए, क्यू वेव किसकी जानकारी देता है। तो यहाँ पर क्यू वेव की प्रेजेंस आप देख पा रहे हैं। चलिए चलते हैं, सारे चेंजेस को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हमने इस पर बात कर रखा है ना, कैसे होता। पहले टी वेव का एलिवेशन होता है जो हाइपरकैलीमिया में भी हो सकता है। इसके बाद आपको एसटी सेगमेंट का एलिवेशन देखने को मिलता है किसी खास रीजन में जो किसी ब्लड वेसल से सप्लाइड होता है। इसके बाद आपको क्यू वेव्स का प्रेजेंस देखने को मिलेगा, टी वेव का इन्वर्जन देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद एसटी सेगमेंट इंप्रूव होने लगेंगे, टी वेव नॉर्मलाइज हो जाएंगे, लेकिन क्यू वेव का प्रेजेंस हमेशा बना रहेगा। तो 24 घंटे के भीतर आपको सारी चीजें ठीक होती हुई नजर आ जाएंगी, लेकिन क्यू वेव हमेशा प्रेजेंट होता है। तो क्लिनिकली जो प्रेजेंटेशन होता है वो चेस्ट पेन रेस्ट पर होगा 30 मिनट से ज्यादा समय का हो चुका, जबकि आप इससे पहले जो भी चेस्ट पेन देख रहे थे तो जल्दी देख रहे थे और आमतौर पर एक्सर्शन पर होगा तो स्टेबल होगा, रेस्ट की कंडीशन में होगा 10 मिनट इस तरीके का होगा तो वो अनस्टेबल हो सकता है या नॉन एसटी एलिवेशन होगा। यहाँ समय बहुत लंबा है, दवा देने से भी राहत नहीं मिल पाती, ये चीज याद रखिएगा। 25% MI के केसेस साइलेंट होते हैं जो डायबिटीज मेलिटस के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के मामलों में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। वहां पर न्यूरोपैथी की वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं। एसटी सेगमेंट का एलिवेशन आपको 2 रूप में देखने को मिलता है, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। ये इंफीरियर वॉल जो राइट कॉर्नरी आर्टरी से सप्लाइड रीजन होता है, और ये कौन सा होता है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी के लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच से। ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की कौन, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से सप्लाइड ये रीजन होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। एंटीरियर वॉल MI का मामला देखिए, एंटीरियर वॉल, तो ये एंटीरियर वॉल एक बड़ा एरिया होता है, सबसे ज्यादा आपको MI इसी रीजन से प्रभावित पेशेंट में देखने को मिलेगा। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इसमें इन्वॉल्व होती है। पेशेंट की कहानी होती है 60 साल के हैं, मेल हैं और वो प्रेजेंट कर रहे हैं चेस्ट पेन के साथ 6 घंटे से। एंजियोग्राफी करने पर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व हुई है, साइट क्या होगा, एंटीरियर वॉल MI का होगा। आप उम्मीद कर सकते हैं ना, ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी जानकारी में है। सेप्टम कब इन्वॉल्व होगा, एंटीरियर वॉल का जो भी प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों वो V1 से लेकर मैक्सिमम V4 तक। इसके इन्वॉल्वमेंट के साथ ही अगर रेसिप्रोकल चेंजेस की बात करें तो वो इंफीरियर वालों में आपको थोड़े रेसिप्रोकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं ये सारी चीजें। और मैंने आपसे कहा था ना, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है दोस्तों तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। इसलिए इजेक्शन को बढ़ाने के लिए आइनोट्रॉप्स देते हैं, फ्लूइड नहीं देते हैं। जबकि इंफीरियर वाले में राइट कॉर्नरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें फ्लूइड दिया जाता है। इसमें राइट हार्ट फेल्योर का रिस्क होता है, इसमें लेफ्ट हार्ट फेल्योर का रिस्क होता है। तो आप
राइट हार्ट फेल्योर का मामला कहाँ मिलेगा, लेफ्ट हार्ट फेल्योर का मामला कहाँ मिलेगा, इनके बीच में डिफरेंसेस पता कर लेंगे। चलिए देखते हैं एक सवाल जो नीट में पूछा गया था, द रीजन ऑफ मायोकार्डियम मोस्ट प्रोन टू फॉर इन्फेक्शन। तो आपको पता ना, जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की वजह से होता है, और इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, पर्सन हाइपोटेंशन के साथ आता है। चलिए एंटीरियर वॉल के एलिवेशन, एसटी एलिवेशन एमआई के मामलों में एसटी सेगमेंट का एलिवेशन आपको इंटीरियर लीड्स में मिलेगा। इस दौरान सेप्टल लीड्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और इस दौरान आपको रेसिप्रोकल डिप्रेशन आपको लीड इंफीरियर में देखने को मिलेगा। इंफीरियर लीड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, लीड 2, लीड 3 और एवीएफ में एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। देखिए ये है, देखिए एसटी सेगमेंट का एलिवेशन, ये देखिए ये जे पॉइंट है, जे पॉइंट के बाद आप इसको देख पा रहे होंगे। देखिए ये है V2 जो हॉरिजॉन्टल लीड्स है, इसमें देखिए ये इस तरीके से आपको एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिला है, जे पॉइंट। फिर आप V3 में भी देखिए सेम चीज आपको देखने को मिल रही है। देखिए ना, ये ऐसे है ना, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर देखिए ये एसटी सेगमेंट का एलिवेशन ही है दोस्तों। देखिए ना V2 में बहुत क्लियर से आपको देखिए ना, ये एसटी सेगमेंट का एलिवेशन। यहाँ तक कि V4 में भी आप देख पाएंगे, V4 में भी देखिए ये ऐसा होने के बाद फिर ये देखिए ऐसे हो रहा है, ये V4 में भी आपको एलिवेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ तक तो आप एलिवेशन देख रहे हैं। इस दौरान आप ये भी देखने को पाएंगे जो लीड 2 होती है उसमें एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन। देखिए लीड 2, लीड 3 और एवीएफ में आप क्या देखने को पा रहे हैं, डिप्रेशन देखने को पा रहे हैं। रेसिप्रोकल एंटीरियर जो आपके पास है उसमें आप एलिवेशन देखने को पा रहे हैं। इसमें एंटीरियर वॉल वाले जो लीड्स है उनमें एलिवेशन, और इंफीरियर वॉल वाले लीड्स में आप क्या देख पा रहे हैं, या रेसिप्रोकल लीड्स में आप एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को पा। यहीं पर आप देख रहे हैं एवीएल में भी कुछ एलिवेशन है, एवीएल में भी कुछ एलिवेशन। ये संभव है कोई सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी इन्वॉल्व हो गई है। क्यों? क्योंकि आपको पता ना, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जब आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग होती है। तो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों, वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग का तो है ही, जो V2, V3 और V4 में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी इन्वॉल्व है, जो कि क्लियर कट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन आप AVL यानी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में भी कुछ ना कुछ है, इससे आपको अंदाजा लग जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो हमने दिखाया है इसको आपको रिकॉल करने की जरूरत होती है। केस स्टडी लेते हैं। 60 ईयर ओल्ड रमेश, ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है। 40 मिनट से सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा है जो कि 1 घंटे से है, और उसके दैट अकर्ड A1 hour ago and has since subside। कह रहे हैं कि 40 मिनट का उनको सेंट्रल चेस्ट पेन हुआ, उसके बाद 1 घंटे से उनको आराम है, और पहली बार उस पेशेंट ने इस तरीके का चेस्ट पेन अनुभव किया, ये भी बात वो कह रहे हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं जब उनका एग्जामिन किया गया, कुछ इन्वेस्टिगेशन किए गए, ट्रोपोनिन CKMB लेवल नॉर्मल है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी अवेलेबल है, और ये कह रहे हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का रिस्क है क्या। तो ये एक्चुअल में मामला क्या है, ट्रोपोनिन CKMB बढ़ा ही नहीं है, ये बढ़ा ही नहीं है, ये बढ़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है, अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। अनस्टेबल एंजाइना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये नॉन एसटी एलिवेशन MI होता दोस्तों, तो ECG में एलिवेशन तो मिलता नहीं, ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता, ये बढ़ा हुआ मिलता। यहाँ ये सब बढ़े हुए नहीं है, यानी सेल अभी मरी नहीं है। यहाँ पर है क्या, अभी अनस्टेबल एंजाइना का मामला है। इसमें हमें देखने वाली चीज ये होगी, वेलन सिंड्रोम का मामला होता है, जिसमें V2 और V3 के मामलों में आपको इन्वर्टेड T वेव्स मिलते हैं जो रिस्क के बारे में आइडिया देते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, हमें डीपली इन्वर्टेड V2 V3 में इन्वर्टेड T वेव्स देखने को मिलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे, सारी चीजें हो चुकी हैं। एंटीरियर वॉल MI का जो पेशेंट होता है, एंटीरियर वॉल MI का, वो क्या होता है, वो आता है किसके साथ, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी के साथ, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी के साथ, और एंजाइटी होती है, ट्रेमर होता है, पाल्पिटेशन होता है। पेशेंट को हमें डायूरेटिक्स देने की जरूरत होती है। हम इसमें फ्यूरासेमाइड देते हैं और आयनोट्रॉप्स देते हैं ताकि पेशेंट को कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाया जा सके, अगर एक्यूट मामला है, समझ गए। और यहाँ पर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का ब्लॉकेज होना इसका बड़ा कारण होता है। इंफीरियर वॉल MI का जो पेशेंट आता है ना, तो इंफीरियर वॉल MI पर बात हो चुकी है। ये देखिए, ये जो येलो वाला एरिया है, इस पर चर्चा खूब हो चुकी है।
इसमें क्या होता है, आप हाइपोटेंशन इसमें पेशेंट का ब्रैडीकार्डिया होगा, चूंकि ऐसे नोड इन्वॉल्व हो चुका होता है, इसमें हमें फ्लूइड देने की जरूरत पड़ती है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो इन्फीरियर एसटी एलिवेशन एमआई के साथ आता है, इसमें एसटी सेगमेंट का एलिवेशन लीड 2, 3 और एवीएफ में होता है। क्यू वेव्स का फॉर्मेशन भी इन्हीं लीड्स में देखने को मिलेगा और रेसिप्रोकल एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, टी वेव का इन्वर्जन आपको एवीएल और लीड 1 में देखने को मिलेगा। तो आपको मैंने कहा ना, इसमें एलिवेशन होगा और इसका उल्टा जो लेटरल वॉल के लीड्स होते हैं, लेटरल वॉल के लीड्स का मतलब क्या दोस्तों, इंफीरियर वॉल में एलिवेशन होगा और लेटरल वॉल में लीड 1 और एवीएल में आपको क्या मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा। मेरी बात समझ है? तो यहाँ डिप्रेशन होता है और एलिवेशन कहाँ मिलता है, उनके बीच में आप डिफरेंसेस यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं जिससे इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस केस स्टडी के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं, हमें सीधे तौर पर कुछ चीजें मिल रही हैं। क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, लीड 2, लीड 3 में एसटी सेगमेंट का एलिवेशन, आप लीड 2 और लीड 3 में, यहाँ लीड 2, लीड 3 में हमें एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिल रहा है। क्लियर कट देखिए ना, यहाँ पर एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हमें कई सारे लीड्स में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लीड 3 में भी ये प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं एवीएफ में भी। ओके, तो इससे हमें एक स्पष्ट हो गया कि राइट कॉर्नरी आर्टरी तो इन्वॉल्व है, तभी ये चीजें मिल रही हैं। इसके अलावा राइट कॉर्नरी आर्टरी का जो इसका अपोजिट होना चाहिए, यानी जो हमारे पास लीड 1 होनी चाहिए, वहां डिप्रेशन है क्या, तो बिल्कुल वो भी हमारे पास अवेलेबल है, जो इसमें हम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। कलर हमने चेंज किया ताकि ये चीजें हम चेंजेस को दर्शा सकें। इसके अलावा लीड 1 के अलावा एवीएल में देखते हैं, तो एवीएल में आप यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, ये एवीएल में भी आपको डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं, हमें ये जो डिप्रेशन देखने को मिल रहा है एवीएल और लीड 1 में और एवीएल में, ये तो हो गया क्या, आपको डिप्रेशन, और 2, 3 और एवीएफ में एलिवेशन देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर आपको एसटी सेगमेंट का एलिवेशन देखने को मिल रहा है और इस दौरान आपको बीपी घटा हुआ और हार्ट रेट घटा हुआ मिल रहा है। हार्ट रेट तो घटना ही था, क्योंकि राइट कॉर्नरी आर्टरी जो कि ऐसे नोड को प्रभावित करती है, वो यहाँ पर सीधे तरीके से प्रभावित हो रही है। ऐसे पेशेंट में लाइट हेडेडनेस, बीपी के कम होने की वजह से, हार्ट रेट के कम होने की वजह से, स्वेटिंग है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, इपीगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन, ये सारी चीजें इस पर्सन में अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें केस स्टडी आपको राइट कॉर्नरी आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बता रहा है, और राइट कॉर्नरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट यानी इंफीरियर वॉल के एमआई के बारे में बता रहा है। लीड 2, 3 और एवीएफ को आपने देखा, और क्या देखा, लीड 1 और एवीएल में रेसिप्रोकल चेंजेस आपने देखे, और क्या देखा, पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटीज, जिसके वजह बना एवी नोडल ब्लॉक। तो यहाँ पर क्या है, पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटीज जो कि हार्ट रेट के स्लो डाउन होने की वजह से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए लीड 2, लीड 3 और एवीएफ में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपको राइजिंग मिल रहा है, जबकि इस लेवल पर देखें एवीएल और लीड 1 में देखिए डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। ये सीधे तौर पर किसके बारे में इशारा कर रहा है दोस्तों, राइट कॉर्नरी आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। और इस इमेज में देखें तो क्लॉट देखिए, राइट कॉर्नरी आर्टरी में कॉर्नरी एंजियोग्राफी में आपको यहाँ क्लॉट देखने को मिल रहा है। वो क्लॉट सीधे तौर पर बता रहा है राइट कॉर्नरी आर्टरी ही इन्वॉल्व हुई है। ईसीजी भी, पहले हम ईसीजी में उसको देख लिए, बाद में देखिए कॉर्नरी एंजियोग्राफी पर भी वही चीजें हमें देखने को मिल रही। एक और इमेज के द्वारा वही चीज हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लीड 2 है, लीड 2 में देखिए एसटी सेगमेंट का एलिवेशन है, लीड 3 में भी एसटी सेगमेंट का एलिवेशन है, लीड एवीएफ में वहां पर भी देखिए एसटी सेगमेंट का एलिवेशन है, जबकि एवीएल में एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन है, लीड 1 में भी एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन है। तो एवीएल और लीड 1 में डिप्रेशन और इनमें एलिवेशन, ये बता क्या रहा है, बताइए ना, इंफीरियर वॉल एमआई के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। तो इंफीरियर वॉल एमआई के मामलों में हम क्या देखते हैं, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन। ऐसे मामलों में अगर हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा डाउन चला जाए, जैसे 40 से कम हो जाए, तो इंजेक्शन आईवी एट्रोपिन देने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें हमें फ्लूइड देना पड़ता है। आपको पता है फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड होता है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी वाले मायोकार्डियल इंफेक्शन में, राइट कॉर्नरी आर्टरी वाले में हमें देना होता है ये इंफीरियर वॉल एमआई होता है। फ्लूइड दे करके स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ा करके कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसमें हम 2 ब्यूटामिन या डिजॉक्सिन नहीं देते हैं, यानी
हम यहाँ पर आइनोट्रॉप्स नहीं देते हैं, डोब्यूटामिन या डिजॉक्सिन नहीं देते हैं। यहाँ पर फ्लूइड क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारी कोशिश होती है इसको दे करके स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ाई जाए। यहाँ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी से फायदा नहीं मिलता है, हमें फायदा मिलता है फ्लूइड दे करके ये स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ा करके। यहाँ पर हम इस मेडिकेशंस को नहीं देते हैं। याद रहे, लेफ्ट में देते हैं, राइट में नहीं देते। राइट कॉर्नरी आर्टरी वाले में नहीं देंगे, लेफ्ट वाले में देंगे, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी वालों में। चलिए, तो एक्यूट वॉल एमआई है। बेस्ट मोडेलिटी क्या होता है? हम आईवी फ्लूइड देते हैं। नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक केस स्टडी लेते हैं। रश्मि 55 ईयर ओल्ड, नोन केस ऑफ सीआईडी है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, स्वेटिंग है। अब ये राइट कॉर्नरी आर्टरी वालों में ना एपिगैस्ट्रिक पेन की बड़ी समस्या होती है। जेवीपी उनका रेज्ड होता है, हार्ट रेट कम ही होता है, देखिए 42 है, और बीपी भी डाउन रहता है। लंग अभी क्लियर है, क्यों? क्योंकि राइट हार्ट फेल्योर होता है, लंग्स इसमें क्लियर होगा ही। ईसीजी किया गया, ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ मिला। ईसीजी में आप क्या क्या चीजें देखने को पा रहे हैं? तो मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ, थोड़ा सा इसको अपोजिट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। यहाँ देखिए डिप्रेशन मिल रहा है। आप कहाँ कहाँ डिप्रेशन पा रहे हैं? आप बताइए। जो डिप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है वो रेसिप्रोकल लीड्स में मिल रहा है, आप 1 और एवीएल में देखने को पा रहे हैं। लीड 2 में, लीड 3 में और एवीएफ में आपको एलिवेशन मिल रहा है। ये इंफीरियर वॉल एमआई का मामला होता है। अब एक और क्वेश्चन, 85 ईयर ओल्ड सरयू प्रसाद, जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आए बिकॉज ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। अब ये 2 घंटा पहले शुरू हुआ जब वो क्रिकेट देख रहे थे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हाइपरटेंशन, हाइपर लिपिडीमिया इनको रहा है 10 सालों से। पेशेंट को ये चेस्ट पेन होता रहा है जो रेस्ट पर रिजॉल्व हो जाता रहा है। तो ये देखा गया है पिछले 10 सालों से इवेंट्स होते रहे हैं और रेस्ट करने पर उनको ठीक होता जाता रहा है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा गया पल्स ठीक है, बीपी थोड़ी बढ़ी हुई है, रेस्पिरेटरी रेट भी ठीक है। यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई हार्ट साउंड में परिवर्तन नहीं, कोई मरमर नहीं, गैलोप्स कुछ भी नहीं है। पेशेंट डिस्ट्रेस में है, डायफोरिक है, ईसीजी लिया गया है और ये देखा गया है कि पेशेंट ट्रीटमेंट उनमें शुरू किया गया है, ट्रीटमेंट उनको शुरू किया गया है, ठीक बात है। इसके अलावा पेशेंट को जब ही ट्रीटमेंट शुरू किया गया है वो फेंट हो गया है, ये बड़ी खराब बात है। अभी तक सारी चीजें देने के बाद हमने क्या किया, उनको एक मेडिसिन दिया, मेडिसिन देते ही पेशेंट की हालत खराब हो गई, वो फेंट हो गए, गिर गए, कॉन्शियसनेस वो नहीं रहे। ऐसा क्यों हुआ? पेशेंट को ट्रीटमेंट देते ही। तो इसमें देखिए जो ईसीजी की फाइंडिंग है उससे आप देखें तो एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन है जो हमें लीड 1 में देखने को मिल रहा है, लीड एवीएल में देखने को मिल रहा है, लीड 3 में और एवीएफ में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये राइट कॉर्नरी आर्टरी वाला इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। भले ही यहाँ पर देखा जाए तो पल्स रेट कितना है, ठीक है, अभी ठीक है, कोई बात नहीं, इतना वर्सन नहीं था, आप कंफ्यूजन में दे दिए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लीड 1 में एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, एवीएफ में डिप्रेशन, लीड 3 में ये चीज है और आप रेसिप्रोकली V2 V3 में भी आप देखने को पा रहे हैं डिप्रेशन। तो इससे हमें पता ये चल रहा है कि कंडीशन के वर्सन होते समय हमने वैसोडायलेटर दे दिया जिसके कारण पेशेंट को हाइपरटेंशन हुआ, जिसके कारण कंडीशन वर्सन हो गई है। तो ये मामला एक्चुअल में इसका था। बाकी कोई ऑप्शन देखेंगे तो ये देने से कोई दिक्कत नहीं होती, हालांकि 2 ब्यूटाबिन भी यहाँ पर देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन नाइट्रेट देने से ये कंडीशन ऐसी हुई कि पर्सन को चेतना में उनको दिक्कत आई, वो अनकॉन्शियसनेस उनको में चले गए। बाकी क्या है, इंफीरियर वॉल एमआई जिसमें हमने ये लीड देखा, ये राइट वेंट्रिकल का है, इसमें राइट वेंट्रिकल का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें हमें कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करना होता है, हम नाइट्रेट्स नहीं देते हैं। हालांकि देने को तो हम ये भी नहीं देते हैं, डोपामिन भी नहीं देते हैं। ये वेंट्रिकुलर रेसिस्टेशन जब इनसफिशिएंट होता है तो आइनोट्रोपिक एजेंट भी नहीं देते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो हम अवॉइड करेंगे, है ना। नाइट्रेट्स देने से ये समस्या हुई है। बाकी अगर पूछा जाए और क्या अवॉइड किया जाना है तो डोपामिन भी अवॉइड किया जाना चाहिए। क्यों? राइट इंफीरियर वॉल एमआई का मामला, इंफीरियर वॉल एमआई जिसमें एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसे जो समस्या है ना वो गर्ड जैसी है, तो ऐसे पेशेंट में वोमिटिंग जैसी घटना भी देखने को मिल सकती। पेशेंट हमेशा जब आते हैं तो एब्डोमिनल इमरजेंसी वाले मामलों के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एपिगैस्ट्रिक पेन associated with breathlessness and evidence of parasympathetic overactivity, bradycardia and hypotension। तो ये मामला क्या है? inferior wall MI का मामला है। अब inferior wall MI में associated epigastric pain and vomiting, पहला ड्रग क्या देना चाहिए आप बताइए? पहला जो मेडिकेशंस देंगे वो तो ये देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज इनहिबिटर देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे, और बाकी क्या दे सकते हैं? एस्पिरिन तो देंगे ही देंगे,
लेकिन ये मेडिकेशन जो है देना ही होता है ताकि वो क्लॉट को डिजॉल्व। हालांकि सवाल बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं हुआ, आधा अधूरा इसमें स्टेटमेंट दिया गया है। इस सवाल में पूरी स्टेटमेंट नहीं है, आधा अधूरा स्टेटमेंट दिया गया। ईसीजी में आपको पता है एंटीरियर वॉल के बारे में पता करना हो, सेप्टा के बारे में पता करना हो, लेटरल वॉल की जानकारी लेनी हो तो कैसे पता करेंगे, ये सारी चीजें अभी हमने बताया। इंफीरियर वॉल की पता करना हो और कौन सी ब्लड की सप्लाई यहाँ होती है, ये भी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। अगर लेटरल वॉल की एमआई, हालांकि इसके चांसेस कम ही होते हैं, तो यहाँ पर पैथोलॉजिकल क्यू वेव हमें प्रेजेंस होते हुए मिल जाते हैं 1 में, एवीएल में, V5 V6 में। एलिवेशन भी हो सकता है करस्पॉन्डिंग लीड्स में। माइकार्डियल इन्फेक्शन जो कि इंफीरियर वॉल में होता है, उसमें पैथोलॉजिकल क्यू वेव जो हमें मिलते हैं वो लीड 2, 3 और एवीएफ में होते हैं। ये सारी चीजें बेसिक फैक्ट्स हैं जो हम जानते हैं। कुछ तेजी से और सवाल इंक्लूड करते हैं इसमें। एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हाइपर एक्यूट टी वेव इन प्री कार्डियल लीड, कहां पर, V1 से लेकर V6 में, और लीड एवीएल में भी है। तो एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हाइपर एक्यूट टी वेव लीड 1 से 6 तक और एवीएल भी इन्वॉल्व है। ये जाहिर सी बात है कौन सा मामला होगा, एंटेरोलैटरल वॉल की एमआई होगी। तो इसमें एंटेरोलैटरल वॉल की एमआई देखने को मिलेगी। अब बात ये करें, चूंकि देखिए ना यहाँ पर पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक सारे जो हॉरिजॉन्टल लीड्स हैं वो तो इन्वॉल्व हैं ही, प्लस लीड एवीएल भी इन्वॉल्व है, जो एवीएल यहां पर होती है। तो ये एंटेरोलैटरल वॉल लंबा सा, यानी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी अपने प्रॉक्सिमल लेवल पर ही इन्वॉल्व हो गई है, जो आगे जाकर के सरकमफ्लेक्स देती और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी देती, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग देती, उसके शुरुआती मामले में ही इन्वॉल्व हो गया, जिसके कारण इतने सारे लीड्स में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब ईसीजी के चेंजेस मैंने आपको बता रखा पहले ही। पहला चेंज होता है टॉल टी वेव, ये ट्रांजिएंट चेंजेस होते हैं। उसके बाद सेकंड चेंजेस होते हैं जो एसटी सेगमेंट के एलिवेशन के साथ हमें क्यू वेव्स की प्रेजेंस को दर्शाते हैं। हालांकि एसटी सेगमेंट भी 24 घंटे के भीतर भीतर नॉर्मलाइज हो जाता है, क्यू वेव लगातार प्रेजेंट रहेगा। इसमें देखिए क्यू वेव क्या होता है, ये 6 से 24 घंटे के भीतर ये आ जाता है। ये जो आर वेव की ऊंचाई होती है, ये आर वेव की, उसका 1/4 ये डिप होता है। आप समझ पा रहे हैं ना, ये जितनी भी ऊंचाई होगी इसकी, उसका लगभग 1/4 आर वेव का ये डिप होता है, जिसको हम क्यू वेव कहते हैं। ये बताता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है और ये थ्रू आउट लाइफ इसका परसिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। ये मार्कर होता है, क्यू वेव की जो प्रेजेंस होती है ना, ये 6 से 24 घंटे में आ जाती है, लाइफ टाइम ये प्रेजेंट रहता है और ये ओल्ड एमआई का मार्कर है। इसमें अगर ओल्ड एमआई का मार्कर आप कह सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 6 घंटे से 24 घंटे के भीतर भीतर क्या मिले, तो टी वेव का इन्वर्जन मिल सकता है। बात समझिएगा, इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर आप पुरानी बात को याद रखें तो इसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं। 6 से 24 घंटे के भीतर ये सारी चीजें होती हैं और क्या होता है, ये एक्चुअल में लाइफ टाइम क्यू वेव की प्रेजेंस हो सकती है। और जब ये भी चीजें होती है ना, तो उस समय ट्रांसम्यूरल एमआई की हम बात कह सकते हैं। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, इपिकार्डियम सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस चीज की बात हम कह सकते हैं। तो ट्रांसम्यूरल जब इन्वॉल्वमेंट होता है दोस्तों, तभी एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हमें देखने को मिलता है। तो जब ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट, इस दौरान एसटी सेगमेंट का एलिवेशन, कल्पना करिएगा एसटी सेगमेंट का एलिवेशन कब होता है दोस्तों, जब ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्व। इस दौरान एक चीज और याद रखिएगा, इस दौरान अगर कुछ इन्फेक्शन शुरू हो गया है तो क्यू वेव की प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी। समझ पा रहे हैं, क्यू वेव्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ इन्फेक्शन के जब बाद फाइब्रोसिस भी होने लगेगा तो फिर क्यू वेव ही केवल प्रेजेंट रहते हैं। तो यही पूरी चेंजेस हमें देखने को मिलता है। पूरे लेक्चर को आप कोरिलेट करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। टी वेव का इन्वर्जन आप जानते हैं, टी वेव का इन्वर्जन 24 घंटे या उससे पहले ही होता है और ये वेरिएबल टाइम के लिए रहता है। एसटी सेगमेंट के एलिवेशन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, हमने देखा था ना, एक्यूट एमआई, एलवी एन्यूरिज्म, जिस पर सवाल पूछा गया, प्रिंस मेटल एंजाइना, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस अगर होता है दोस्तों तो उसके कारण क्या होता है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, पोजिशनल चेस्ट पेन, पेरिकार्डियल रब एसोसिएटेड ये चेस्ट पेन होते हैं अगर एक्यूट पेरिकार्डाइटिस से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के मामलों में प्लूराइटिक चेस्ट पेन, पोजिशनल चेस्ट पेन और क्या, इसमें पेरिकार्डियल रब एसोसिएटेड चेस्ट पेन होता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ए पेशेंट प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी रूम विद इन 30 मिनट्स ऑफ चेस्ट पेन, व्हाट एडवाइज। तो आप क्या करेंगे, अगर इमरजेंसी रूम में आए हुए हैं, चेस्ट पेन के साथ हैं, तो ऑब्जर्व करिए, रिपीट करिए, ये तो बात गड़बड़ है। पहले आप इमरजेंसी रूम में आए, तुरंत आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले
तो आप ये थोड़ा सा सवाल मल्टीपल ऑप्शन का हो सकता है। हमें करना क्या है, स्टार्ट एस्पिरिन, बाकी हम ये लैब के टेस्ट के लिए बोल देंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर ईसीजी नॉर्मल है तो 2 घंटे बाद फिर कराएंगे। इसमें ये सारी चीजें, क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं हुआ, वरना सारी चीजें करनी होती है, आपको पता ही है। ऑब्जर्व एंड रिपीट ये बात नहीं है, पहले हम एस्पिरिन भी देंगे, सीकेएमबी भी टेस्ट के लिए भेज देंगे, सीकेएमबी। लेकिन सीकेएमबी का भी रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों, इतना जल्दी सीकेएमबी का रिजल्ट नहीं आएगा। पहला काम क्या कर सकते हैं, एस्पिरिन स्टार्ट कर सकते हैं, ईसीजी देखेंगे, अगर ठीक निकला तो ठीक बात है, 2 घंटे बाद फिर से रिपीट करा लेंगे। कोई इन्फेक्शन डेवलप होने वाला होगा तो उस समय हमें पकड़ में आ जाएगा, नया कोई इन्फेक्शन अगर डेवलप होने वाला होगा तो पकड़ में आ जाएगा। अब एसटी सेगमेंट एलिवेशन के मामलों में मैंने आपसे कहा कि जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन के मामलों में हमें ये जानना जरूरी होता है कि कैथ लैब तक पहुंचने की फैसिलिटी है तो तुरंत कैथ लैब भेजिए, वहां पर स्टेंट डलवाने की कोशिश करें, नहीं है तो हम तुरंत जो है उसके जो थ्रोम्बोलिसिस या फाइब्रिनोलिसिस की कोशिश करेंगे और उस दौरान कुछ एडिशनल मेडिसिन दे देते हैं और ये सारी चीजें करने के बाद हम उसे कैथ लैब तक भेजने की कोशिश करते हैं। समझ रहे ना? तो इसमें क्या होता है कि जब कभी भी हम ये सारे प्रयास कर रहे होते हैं तो कैथ लैब भेजना हमारा टारगेट होता है। कैथ लैब पहुंचने में अगर टाइम लग रहा है तो पहले हम थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने वाले मेडिसिन दे करके हम करेंगे। थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने वाले मेडिसिन के साथ साथ प्लेटलेट को, एंटी प्लेटलेट और एंटी कोआगुलेंट, उसके अलावा हम थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने, 3 मेडिसिन देकर तब हम भेज, ठीक है। अब अगर लगता है कि जल्दी ही पेशेंट कैथ लैब में पहुंच जाएगा तो उस समय हम सिर्फ और सिर्फ एंटी प्लेटलेट और एंटी कोआगुलेंट देकर के भी भेज सकते हैं पेशेंट को। अब कार्डियक बायोमार्कर को लेकर के पिछले लेक्चर में चर्चा हुआ है, इसका असर क्या होता है। सबसे पहला कौन होता है, री इन्फेक्शन में पता किसका चलता है, कौन ज्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें एक चीज को नहीं दिखाया गया है, वो है मायोग्लोबिन। सबसे पहले इसी का लेवल बढ़ता है। ये कार्डियक जो मायोसाइट्स होते हैं उनके भीतर होते हैं, उनके फटने से, उनके मरने से ये बाहर निकलते हैं। फिर क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस होता है, ये री इन्फेक्शन के बारे में बताता है। री इन्फेक्शन के बारे में क्यों बताता है, पहले बात हो चुकी है। ट्रोपोनिन टी सबसे सेंसिटिव, सबसे स्पेसिफिक होता है और इनके टाइम ड्यूरेशन को नहीं याद करना है, ये याद रखना। सबसे पहला ये बढ़ता है, ये सबसे ज्यादा मायोग्लोबिन सबसे पहले बढ़ता है। उसका सबसे सेंसिटिव होता है कौन सा, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। और री इन्फेक्शन के बारे में बताना हो तो क्रेटिनिन काइनेज की मदद से हम पता लगाते हैं। इसके कई सारे आइसोटोप्स हैं, आइसोफॉर्म्स हैं इसके कई सारे सीकेएमबी के। अब इसमें सीकेएमएम वाला, सीकेएमबी वाला और सीकेबीबी वाला, तो हम सीकेएमबी वाले की टेस्टिंग करते हैं। आपको पता होना चाहिए ये दूसरे दिन में ही वापस आ जाता है, अपने पीक से वापस आ जाता है, इसलिए सीकेएमबी दोबारा अगर बढ़ रहा है तो री इन्फेक्शन की गुंजाइश होती है, वरना ट्रोपोनिन वाला जो है 2 हफ्ते तक बढ़ा रहता है, तो इसलिए समस्या होती है। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए हम इस पॉइंट को लिखे हुए हैं। ट्रोपोनिन और टी आई इनके बारे में मैंने आपसे कहा 2 हफ्ते तक ये राइज करके रह सकता है। ट्रोपोनिन के जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं वो पेरिकार्डाइटिस, सीपीआर देने वाले पेशेंट में ये बढ़ा हुआ मिल सकता है। मायोकार्डाइटिस के पेशेंट में भी ट्रोपोनिन बढ़े हुए मिल सकते हैं। बाकी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, सामान्य तौर पर आप देखेंगे नॉर्मली किसी पर्सन में LDH2 ज्यादा होता है, LDH1 कम होता है, लेकिन अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन उस पर्सन को हुआ है तो ये रिवर्स हो जाते हैं, तब LDH1 ज्यादा होगा LDH2 की तुलना में। तो इस तरीके से मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में हम अनुमान लगा लेते हैं। और ये देखा गया है, ये लास्ट एंजाइम होता है जो कि 24 घंटे के बाद राइज करता है, 2 हफ्ते तक पीक पर रहता है, उसके बाद 2 दिन तक पीक पर रहता है, उसके बाद वो 2 हफ्ते में सबसाइड हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स फ्लिपिंग इफेक्ट। फ्लिपिंग इफेक्ट का मतलब क्या, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में LDH2 सामान्य तौर पर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये पलट करके LDH1 अगर ज्यादा हो गया तो ये मामला होता है फ्लिपिंग इफेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। TTC और LDH, इसके बारे में हमने बात किया था कि 12 आवर के पहले पहले होता है। ये टेट्राफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, मैंने आपसे कहा था ना, इस डाई को डाल करके हम सैंपल पर डालते हैं तो जो इनफैक्ट रीजन होता है वो व्हाइट कलर का, हेल्दी रीजन रेड कलर का नजर आता है। तो ये लिविंग टिश्यू को दर्शाते हैं और जो मरे हुए सेल्स होंगे वो पेल कलर के नजर आते हैं। नेक्स्ट, थ्रोम्बोलिसिस के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर खूब सारी चर्चा हो चुकी है। आप इस सवाल के बारे में पता ही है कि कोई पर्सन मरा, उसका जो सैंपल लिया गया उस पर हमने कोई डाई डाला। डाई कौन सा डाला था, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो थ्रोम्बोलिसिस का होता है वो ब्लीडिंग का होता है, इसीलिए हम कोशिश नहीं करते हैं कि इसको जल्दी दिया जाए। कोशिश ये थी हम कैथ लैब में पेशेंट को नहीं भेज सकते, तब हम ब्लीडिंग के रिस्क को साइड वाइज करते हुए
उसको इग्नोर मारते हुए तो फिर हम थ्रोम्बोलिसिस ही करने का प्रयास करते हैं अगर लगता है कि पेशेंट समय से नहीं पहुंच पाएगा। समझ गए ना। एंटीडोट्स ऑफ एसटीके टॉक्सिसिटी, इस पर सवाल पूछा गया ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज की टॉक्सिसिटी का एंटीडोट्स क्या है, पहले ही मैंने बताया, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड होता है। थ्रोम्बोलिसिस कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इस पर बात हो चुकी है और इसके सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस पर बात हो चुकी है। बायोमार्कर्स ऑफ रीइंफेक्शन, तो वो कौन सा होगा बताइए ना, CKMB होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसके बारे में पैथोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं, इसके इवेंट क्या है, ये हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं ना। पहले क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है अगले स्टार्टिंग के 30 मिनट में, उसके बाद वेवी मायोफाइबर्स आते हैं, फिर कोआगुलेटेड नेक्रोसिस शुरू हो जाता है, फिर क्या होता है, वहां पर न्यूट्रोफिल्स पहुंचने लगते हैं, फिर वहां बैंड नेक्रोसिस, कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस होता है, फर्दर और कोआगुलेशन नेक्रोसिस होता है, फिर मैक्रोफेजेस वहां पहुंचने लगते हैं, फिर ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है और उसके बाद वो हीलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। 2 महीने तक जाते जाते डेंस कोलेजन का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सारी चीजों को समझ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हार्ट फेल्योर पर।